जिले की सबसे बड़ी अधिकारी कलेक्टर अर्चना सिन्हा के पिता एक साधारण से दिखने वाले फटे पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थकी हुई चाल से एक बेहद आलीशान और नामी कपड़े के मॉल में दाखिल होते हैं। उनके पहनावे और चाल ढाल को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे इस जिले के कलेक्टर के पिता हैं। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में बरसों की तपस्या, संघर्ष और अनकही पीड़ा साफ झलक रही थी। जैसे हर झुर्री में एक कहानी दबी हो, हर कदम में बेटी के लिए किया गया त्याग गूंजता हो। मॉल में मौजूद तमाम ग्राहक, स्टाफ और मैनेजर, सबकी नजरें एक साथ उस बूढ़े आदमी पर टिक जाती हैं। हर कोई उन्हें घूरने लगता है, जैसे किसी अजनबी दुनिया का प्राणी आ गया हो। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है कोई भिखारी अंदर आ गया है। पता नहीं किसने अंदर आने दिया। बूढ़े पिता को यह सब महसूस तो हो रहा था, जैसे हर नजर उनके दिल पर तीर की तरह चुभ रही हो, लेकिन वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। बड़ी हिम्मत जुटाकर, दिल में बेटी की याद को ताकत बनाकर, वे धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचते हैं और बड़ी विनम्रता से, थरथराती आवाज में एक सेल्समैन से कहते हैं, बेटा, मुझे एक अच्छा और महंगा सूट दिखा दो, कुछ ऐसा जो बहुत खास हो अपनी बेटी के लिए। सेल्समैन उनकी बात सुनकर ठहाका मार देता है, फिर गुस्से में भड़क कर कहता है, ए बुढ़ऊ, तुझे किसने अंदर आने दिया? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बूढ़े पिता चुपचाप सुनते रहते हैं, जैसे हर शब्द उनके दिल को चाकू से चीर रहा हो। फिर धीरे से आंखों में आंसू छिपाते हुए बोलते हैं, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं यहाँ कपड़े खरीदने आया हूं। मुझे आपके मॉल की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ सुना है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सूट खरीद सकूं। बस मेरे कपड़ों को देखकर मुझे जज मत करो। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ये कपड़े पहने हैं। इतने में दूसरा स्टाफ बीच में कूद पड़ता है और चीख कर कहता है, चल हट यहां से, वरना ऐसा मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगा। दिमाग खराब कर दिया है सबका। भाग यहां से, वरना चप्पल से पीटूंगा। बूढ़ा आदमी अब भी शांत था। उनकी आंखों में अब शर्म नहीं, गहरा दर्द उतरने लगा था। वह दर्द जो बेटी के लिए किए गए त्याग को अपमानित होते देख रहा था। लेकिन फिर भी वे बड़ी मजबूती से कहते हैं, बेटा, तुम्हें मेरी हालत से गलत फहमी हो सकती है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैं किसी का पिता हूं और सूट खरीदने ही आया हूं, अपनी बेटी के लिए। मॉल के अंदर मौजूद ग्राहक अब खुलकर हंसने लगे। कुछ फुसफुसा रहे थे, ये बूढ़ू तो पगला गया है। खुद को क्या समझता है, महंगा सूट खरीदेगा? इसका दिमाग खराब है शायद। हर हंसी उनके दिल पर वार कर रही थी, जैसे बेटी की मेहनत पर कीचड़ उछाला जा रहा हो। इसी बीच एक कर्मचारी जल्दी से अंदर भागकर मॉल के मालिक को बुला लाता है। मालिक आते ही गुस्से में फट पड़ता है, ये कौन भिखारी घुस आया है? इसे यहां किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर। क्या मजाक बना रखा है? बूढ़े पिता मालिक के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू ली कहते हैं, भाई साहब, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं यहाँ वाकई में कपड़े खरीदने आया हूँ। मुझे एक महंगा सूट चाहिए, अपनी बेटी के लिए। मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैं अगर गरीब होता तो इस मॉल तक आने की हिम्मत ही नहीं करता। उनकी आवाज में बेटी के प्रति प्यार और गर्व था, लेकिन मालिक अब आपा खो बैठता है। ओ बूढ़ू, बकवास बंद कर। हमारे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यहां से निकल जा, वरना खुद तमाचा मारकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर वह वाकई एक जोरदार थप्पड़ उस बूढ़े आदमी के गाल पर जड़ देता है। थप्पड़ की आवाज पूरे मॉल में गूंजती है और बूढ़े पिता का दिल टूट जाता है। आसपास खड़े लोग सन्न रह जाते हैं और तभी दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उन्हें बेरहमी से खींचते हुए मॉल से बाहर निकाल देते हैं। पूरे मॉल में यह शर्मनाक दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनके भविष्य का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। बूढ़े पिता गली में अकेले बैठे रोते रहते हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर आंसू में बेटी की याद थी, उसकी पहली साइकिल, पहली किताब, पहली यूनिफॉर्म। वे फूट फूट कर रोते हुए घर लौटते हैं, मन ही मन बुदबुदाते हैं, मैंने अपनी बेटी को भीख मांग मांग कर पढ़ाया, पेट काट काट कर उसे कलेक्टर बनाया। अगर उसे पता चला कि उसके पिता के साथ ऐसी बेइज्जती हुई, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी। मेरी बेटी कितनी बड़ी अफसर है और आज मैं उसके पिता होकर भी इतने अपमान के कड़वे घूंट पी रहा हूं। घर लौटकर बूढ़े पिता ने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अपमान की वह याद उनके दिल पर चाकू की तरह चल रही थी। हर पल बेटी का चेहरा सामने आता और आंसू थमते नहीं थे। आखिरकार सुबह होते होते उन्होंने फोन उठाया और अपनी बेटी जिले की कलेक्टर अर्चना सिन्हा को कॉल कर दिया। उधर ऑफिस में बैठी अर्चना सिन्हा अपनी फाइलों में डूबी थी। फोन पर पापा का नाम देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। हाँ पापा, कैसे हो आप? सब ठीक है ना?
पिता ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, ठीक हूं बेटा। लेकिन जैसे ही यह शब्द निकले, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे फूट फूट कर रोने लगे। अर्चना के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? मुझे बताइए ना। प्लीज बताइए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। आखिर हुआ क्या है? पिता चुप रहे। दिल में तूफान था, लेकिन बेटी को बोझ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। अर्चना की आवाज कठोर हो गई। नहीं पापा, मुझसे सच मत छुपाइए। आपको मेरी कसम है, आपको सब बताना ही होगा। अब पिता मजबूर हो गए। उन्होंने थरथराती आवाज में आंसुओं के बीच सब कुछ बता दिया। कैसे उन्हें कपड़े के मॉल में भिखारी समझा गया, कैसे स्टाफ ने धक्के मारकर बाहर निकाला, कैसे मालिक ने थप्पड़ मारा और कैसे पूरे मॉल के सामने उन्हें अपमानित किया गया। हर शब्द सुनकर अर्चना का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वे अंदर तक कांप उठी। क्या? पापा के साथ इतनी हिम्मत किसने की? उनके गाल लाल हो गए, आंखों में खून उतर आया। भीतर से वे टूट भी चुकी थीं और जल भी रही थीं। मैं इतनी बड़ी अफसर हूं और मेरे पिता के साथ इतना बड़ा अपमान। नहीं, यह अन्याय मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने पिता को संभालते हुए कहा, पापा, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल ही छुट्टी लेकर घर आ रही हूं। आपको घुमाने ले जाऊंगी और वो महंगा सूट भी लेकर ही लौटूंगी, किसी भी कीमत पर। पिता को ढांढस बंधाकर अर्चना ने फोन रख दिया। उस रात उन्होंने भी नींद की एक बूंद नहीं ली। हर पल पिता का रोता हुआ चेहरा सामने आता रहा। अगले ही दिन अर्चना सिन्हा अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही पिता और बेटी दोनों एक दूसरे के गले लग पड़े। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग गईं। अर्चना फूटते हुए बोली, पापा, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। उस गले मिलने में बरसों की तकलीफ, मेहनत और जुदाई घुल गई थी। पिता को याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने पेट काट कर, भीख तक मांगकर अपनी बेटी को पढ़ाया, और बेटी को याद आ रहा था कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम पाया। दोनों रोते रहे, जैसे सालों का दर्द एक साथ बह निकला हो। थोड़ा वक्त बीतने के बाद दोनों ने खाना खाया। फिर अर्चना ने कहा, पापा, अब वही करेंगे जो करना चाहिए। तैयार हो जाइए। अर्चना ने अलमारी से एक साधारण कुर्ता पायजामा निकाला। उसे पहनकर वह किसी साधारण गांव की लड़की जैसी दिख रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह लड़की पूरे जिले की कलेक्टर है। पिता ने भी एक साधारण धोती कुर्ता पहना। दोनों इस तरह तैयार हुए जैसे किसी गांव के गरीब लोग हों, और फिर हाथ पकड़कर वे दोनों उसी कपड़े के मॉल की ओर निकल पड़े। मॉल के बाहर पहुंचते ही पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अर्चना का चेहरा ठंडे पानी जैसा शांत था। जैसे ही दोनों पिता बेटी मॉल में दाखिल हुए, मॉल में मौजूद स्टाफ और ग्राहक ठिठक कर उन्हें देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, ये वही बुढ़ऊ है, आज अपनी बेटी को लेकर आ गया है, लगता है फिर से तमाशा करेगा। कुछ हंसे, कुछ ने घृणा से देखा, लेकिन अर्चना ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने पिता का हाथ मजबूती से थामे रखा और सीधी उस सेक्शन की ओर बढ़ी जहां महंगे सूट सजे हुए थे। जैसे ही दोनों महंगे सूट सेक्शन के पास पहुंचे, अर्चना सिन्हा ने आत्मविश्वास से कहा, सर, हमें एक महंगा सूट चाहिए, कृपया दिखाइए। आवाज विनम्र थी, लेकिन दृढ़। स्टाफ लड़के ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा और झुंझलाते हुए बोला, अरे, आप लोग फिर आ गए। कल तो ये बुढ़ऊ अकेले आए थे और तमाशा कर गए, आज बेटी को भी ले आए। शायद तुम इसकी बेटी हो। सुनो, तुम दोनों में इतनी औकात नहीं है कि यहां से कपड़े खरीद सको, इसलिए बेहतर होगा कि यहां से निकल जाओ। अर्चना ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, देखिए सर, हमारी औकात का अंदाजा हमारे कपड़ों से मत लगाइए। शायद आप जानते नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। जो कहाँ है बस वह कीजिए, हमें सूट दिखाइए। स्टाफ और चिढ़ गया। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या खरीद सकता है। आप जैसे गंवार लोग तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, छूते हैं और फिर भाग जाते हैं। खरीदने की औकात नहीं होती। यहां तमाशा करने मत आओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये सुनते ही अर्चना की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उससे ज्यादा पिता के लिए दर्द था। उसने संयमित लेकिन ठंडी आवाज में कहा, देखिए सर, औकात की बात मत कीजिए। हमारी औकात इतनी है कि हम चाहें तो आपका पूरा कपड़े का मॉल खरीद लें, इसलिए बकवास बंद कीजिए और हमें सूट दिखाइए। इतने में मॉल के अंदर से वही मालिक बाहर आया। कौन इतनी देर से बकवास कर रहा है? उसकी नजर जैसे ही बूढ़े पिता पर पड़ी, वह तिलमिला उठा। अरे, ये वही बुढ़ऊ है ना जिसे कल धक्के मारकर निकाला था और आज फिर आ गया। और ये कौन है इसके साथ? शायद इसकी बेटी है। लगता है पिता बेटी दोनों ही गंवार हैं। तुम लोगों की औकात नहीं है यहां खड़े होने की। चलो निकलो यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बस ये सुनते ही अर्चना का धैर्य टूट गया।
उसकी आंखों में खून उतर आया। बस, बहुत हो गया। उसने सीधी नजरें मालिक की आंखों में डालकर कहा, देखिए, बोलने से पहले सोचिए। मैं इस जिले की कलेक्टर अर्चना सिन्हा हूं, और अगर दोबारा मेरे पिता के लिए या मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो पछताना पड़ेगा। समझे आप? ये सुनते ही मॉल के मालिक और स्टाफ जोर जोर से हंसने लगे। तू कलेक्टर? मालिक ने ठाका मारा। अरे, तुम्हारी औकात है इतनी कि पुलिस की नौकरी भी मिल जाए? गार्ड बनना तो छोड़ो, तुम तो यहाँ सफाई करने के भी लायक नहीं लगती, और चली कलेक्टर बनने। आईने में अपना चेहरा देखा है कभी? अर्चना ने अब बिना एक पल गवाए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला। उसने गुस्से में वह आईडी मालिक के हाथ में दे मारी। जैसे ही मालिक ने उस पर जिला कलेक्टर अर्चना सिन्हा लिखा देखा, उसका चेहरा पड़ गया। हाथ कांपने लगे। तुरंत दोनों हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी कलेक्टर मैडम हैं। हम तो समझे आप कोई गांव की साधारण लड़की होंगी जो फालतू का समय खराब करने आई हैं। आप जो चाहें हम तुरंत दिखाते हैं। प्लीज नाराज मत होइए। लेकिन अर्चना का गुस्सा अब शांत नहीं हो रहा था। कपड़े? मुझे अभी कोई कपड़े नहीं चाहिए। उसकी आवाज गूंज उठी। पहले यह बताइए, किस हक से आपने मेरे पिता को थप्पड़ मारा? किस हक से आपने उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंका? आपने उन्हें सबके सामने अपमानित किया, और अब झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक झूठ गढ़ने लगा। ना मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके पापा गलत समझ गए होंगे। हमने उन्हें सिर्फ वापस भेजा था, मारा पीटा नहीं। वो झूठ कह रहे होंगे। प्लीज इन बातों को भूल जाइए। अर्चना की आंखों में घृणा उतर आई। झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे सब पता है कि आपने क्या किया। मेरे पास सबूत भी हैं। मुझे कपड़ों से आंकने की गलती आपने की है, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। मॉल में सन्नाटा छा गया। सभी स्टाफ और ग्राहक बुत बने खड़े थे। अर्चना ने आंखें मालिक पर गड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो आप लोग कह रहे थे कि मेरे पिता झूठ बोल रहे थे। चलिए, फिर सबूत भी देख लेते हैं। आपके कपड़े के मॉल में तो सीसीटीवी कैमरे लगे ही हैं। आइए, फुटेज चेक कीजिए। अगर मेरे पिता के साथ बदतमीजी नहीं हुई तो मैं यहीं से चली जाऊंगी। यह सुनकर मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। थोड़ी देर में स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला दी गई। जैसे ही अर्चना की नजरें स्क्रीन पर गईं, उसका दिल कांप उठा। फुटेज में साफ दिख रहा था कैसे उसी मालिक ने उसके पिता को थप्पड़ मारा, धक्के देकर बाहर निकाला और भरे मॉल में अपमानित किया। अर्चना की आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए उसका गला रंध गया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक उठी। वाह! अर्चना की आवाज गूंज उठी। आप लोगों ने मेरे पिता के साथ ऐसा सलूक किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े साधारण थे। आपको क्या लगता है इंसान की औकात उसके कपड़ों से तय होती है? अगर कोई यहाँ कपड़े देखने आता है तो उसे दिखाना आपका काम है। वह खरीदे या न खरीदे, ये उसकी मर्जी है। आप लोग कौन होते हैं किसी के चेहरे और कपड़े देखकर उसकी हैसियत तय करने वाले? मॉल में सन्नाटा छा गया। सभी स्टाफ और ग्राहक सिर झुकाए खड़े थे। अर्चना ने आगे कहा, आप लोगों ने जो किया वह तो माफी के लायक भी नहीं है। मेरे पिता के साथ बदतमीजी, उन्हें थप्पड़ मारना, धक्के देकर बाहर निकालना, ये केवल गुनाह नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। मैं आप सब पर केस दर्ज कराऊंगी। बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार के लिए आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, और यह मैं खुद करवाऊंगी। मालिक घुटनों के बल गिरते हुए हाथ जोड़ने लगा। मैडम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ये आपके पिता हैं। अगर पता होता तो। अर्चना ने बीच में ही टोका, अगर वे मेरे पिता नहीं होते तो क्या तब उनका अपमान करना ठीक था? इंसान को इज्जत उसके रिश्ते या पद से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने की वजह से मिलनी चाहिए। समझे आप? मालिक रोते हुए बोला, मैडम, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आएंगे, चाहे वह कोई भी हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अर्चना ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की। वह जानती थी कि गुस्से में लिया हर फैसला स्थायी होता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी केस दर्ज नहीं कराऊंगी, लेकिन सुन लो, अगर दोबारा इस मॉल में किसी ग्राहक के साथ ऐसा हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आकर आप सभी को जेल भिजवाऊंगी, और तब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? मालिक और सारे स्टाफ ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैडम, हमें सबक मिल गया है। हम कसम खाते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। उस दिन के बाद से उस कपड़े के मॉल का माहौल बदल गया। वहां आने वाले हर ग्राहक का स्वागत एक मेहमान की तरह होने लगा। कोई भी व्यक्ति अब कपड़ों या चेहरे से नहीं आंका जाता। अर्चना और उनके पिता जब मॉल से बाहर निकले तो पूरे मॉल के लोग उन्हें आदर से सलाम करते हुए खड़े रहे। अर्चना ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए कहा, पापा, अब कोई भी आपको या किसी और को इस तरह नहीं अपमानित कर पाएगा। ये मेरा वादा है। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल लीला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर। कारखाने से बहुत देर से छुट्टी हुई थी और मरियम अपने घर जा रही थी। रात की तारीकी और सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। खाली सड़क पर अचानक ही 3 आवारा लड़के मरियम का पीछा करने लगे। वह घबरा गई थी। वह तीनों लड़के उसकी तरफ चलते आ रहे थे। मरियम ने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। वह तीनों लड़के उसे पकड़ना चाहते थे। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन नहीं जानती थी कि उस तरफ पर एक अजीब सा साया है जो उसे लगातार देखे जा रहा है। मरियम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसकी माँ अंतहाई गरीब औरत थी और वह 5 बहन भाई थे। मरियम के पिता का इंतकाल हो गया था और मरियम एक कारखाने में काम करती थी। कारखाना उनके घर से बहुत फासले पर था। वह रोजाना पैदल ही आती और जाती थी। मरियम हमेशा उदास रहती थी। वह अपने घर के हालात देखकर परेशान रहती थी। वह एक छोटे से किराए के घर में अपने बहन भाइयों और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका मकान मालिक अंतहाई बदमिजाज आदमी था। वह हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर खड़ा होता था। वह मरियम पर बुरी नजर रखता था। उसकी माँ से कहता कि अपनी बेटी मरियम का निकाह मुझसे कर लो और फिर मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। लेकिन मरियम की माँ को यह बात गवारा न थी, क्योंकि वह मालिक मकान बहुत बड़ी उम्र का एक बूढ़ा इंसान था, जबकि मरियम अभी सिर्फ 18 साल की थी। जब वह कारखाने से वापस आ रही होती तो सड़क पर कुछ आवारा लड़के उसे देखते थे, लेकिन मरियम हमेशा दिन की रोशनी में तेज तेज कदमों से चलते हुए घर पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन कारखाने में बहुत ज्यादा काम था और उसकी छुट्टी बहुत देर से हुई। सारी ही लड़कियां अपने वक्त पर घर चली गई थीं, लेकिन मरियम को पैदल ही घर जाना था। रात के 9 बज गए थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। इस सड़क से गुजरते हुए मरियम कभी बहुत घबरा रही थी, क्योंकि सड़क पर खड़े हुए वही 3-4 आवारा लड़के उसे देखकर हंस रहे थे। जैसे ही वह वहां से गुजरने लगी, अचानक उन लड़कों ने मरियम का पीछा करना शुरू कर दिया और तेजी से उसके पीछे भागने लगे। मरियम समझ गई थी कि आज उसकी इज्जत खतरे में है। वह भी पागलों की तरह भागने लगी। भागते भागते वह एक अनजान जगह पर चली गई थी, जहां पर पेड़ ही पेड़ और झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। इन पेड़ों के पीछे छिपकर वह अपने आप को महफूज समझ रही थी। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपने में कामयाब हो गई थी। वह आवारा लड़के जो उसके पीछे पीछे आए थे उसे तलाश करने लगे, लेकिन नाकाम होकर वापस लौट गए। लेकिन मरियम नहीं जानती थी कि उस पेड़ पर रहने वाला एक साया उसे लगातार देखे जा रहा है। अचानक ही उसे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मरियम यह आवाज सुनकर घबरा गई थी। वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसके पास सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के कुछ भी नहीं था। जब उसे यकीन हो गया कि वह लड़के चले गए हैं, तब वह चुपके से उस पेड़ के पीछे से निकली थी। अचानक अंधेरे में चलते वह किसी से बुरी तरह टकराई थी। यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था और वह अपनी खूबसूरत आंखों से मरियम को देख रहा था। मरियम उसे देखकर घबरा गई। वह यह समझ रही थी कि शायद यह भी कोई अवबाश नौजवान है जो उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। लेकिन वह नौजवान मरियम से कहने लगा, मैंने उन लड़कों को भगा दिया है मारकर, वह जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक आए थे। यह सुनकर मरियम हैरान रह गई। फिर वह नौजवान कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। अब वह मरियम के पीछे पीछे आ रहा था। रात की तन्हाई और काले अंधेरे में मरियम को उस नौजवान का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे घर तक छोड़कर चला गया था। घर जाकर मरियम ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। उसकी माँ परेशान हो गई थी। फिर वह मरियम से कहने लगी कि अब वह उस रास्ते से न आया करे। जब भी देर से छुट्टी हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया करे। मरियम ने अपनी माँ की बात सुनकर सर हिला दिया था, क्योंकि वह अपने घर का सहारा थी। उसके कारखाने की तनख्वाह से ही उसके घर का गुजारा होता था। फिर दूसरे दिन वह काम पर चली गई और वापसी छुट्टी में उसने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया था। लेकिन यह रास्ता एक वीरान जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल से गुजरते हुए अचानक ही मरियम को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वह इन आवाजों को सुनकर घबरा गई थी। जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। पेड़ों के सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे थे और मरियम को ऐसे लग रहा था जैसे इन पत्तों के ऊपर उसके पीछे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। कदमों की खामोश आहट उसका पीछा कर रही थी। वह और भी तेज तेज चलने लगी, लेकिन यह रास्ता बहुत तवील और लंबा था। अचानक ही फिर से उसे अपने पीछे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वह पलटी तो पेड़ के पीछे से निकलकर वही नौजवान उसके पीछे चला आया जो कल उसे घर तक छोड़कर गया था। मरियम उस नौजवान को देखकर हैरान रह गई, जिसकी खूबसूरत आंखें अंधेरे में खूब चमक रही थी। वह मरियम को देखकर मुस्कुराया और उससे कहने लगा, तुम एक डरपोक लड़की हो। मैं देखता हूं कि तुम बहुत खौफजदा नजर आती हो। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मरियम सर झुकाकर कहने लगी, हाँ। उसे इस रास्ते से गुजरते हुए बहुत डर लगता है। यहाँ वीरानी और सन्नाटा है।
जबकि दूसरे रास्ते पर शैतान नुमा इंसान फिरते हैं जो उसका पीछा करते हैं। तो वह नौजवान कहने लगा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा। वह नौजवान मरियम को उसके दरवाजे तक छोड़ देता और वापसी में मरियम उसी रास्ते को इख्तियार करती। आते जाते वह नौजवान मरियम को बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन मरियम उससे कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम रेहान है। मरियम उससे कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो? तो रेहान कहने लगा, मैं इस जंगल के पीछे जो बस्ती है वहीं पर रहता हूँ। यह सुनकर मरियम ने सर हिला दिया था, लेकिन वह दिल ही दिल में रेहान को पसंद करने लगी थी। तो बड़ी शिद्दत से हर रात जब भी कारखाने से वापस आती उसका इंतजार कर रही होती। अब मरियम की निगाहें उसे ही तलाश करती रहती थीं, जैसे वह उसके इंतजार में हो। मरियम अब रेहान की आदी हो चुकी थी। रोजाना शाम के वक्त वह रेहान को उसी सुनसान रास्ते पर देखती और वह खामोशी से उसके साथ साथ चलता। उसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी, जैसे वह मरियम की रूह को खींचती हो। मरियम का दिल अब रेहान के बिना अधूरा लगता था। उसे वह रात याद आती जब उसकी इज्जत खतरे में थी और रेहान किसी फरिश्ते की तरह अचानक जाहिर हुआ था। वह यह सोचकर काम जाती कि अगर उस दिन रेहान उसकी मदद न करता तो न जाने उसके साथ क्या होता। अब उसके चेहरे पर एक खास चमक रहने लगी थी, जो उसके साथ काम करने वाली लड़कियों ने भी नोट कर ली थी। एक दिन कारखाने में काम के दौरान मरियम की एक साथी लड़की ने उससे कहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक है और तुम बहुत खुश नजर आती हो, क्या वजह है? क्या कोई खास बात है? मरियम ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ नहीं, बस जिंदगी कुछ बेहतर हो गई है। लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि जो चीज उसे खुशी दे रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज बनने वाली है। वह एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली है जो उसके होश उड़ा देगी, जिसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात को जब वह हसबे मामूल जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, रेहान उसे वहां पहले से मौजूद मिला। आज वह कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थीं और उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मरियम उससे कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर एकदम से ही वह रेहान से कहने लगी, तुमने मेरी मदद की, मेरी इज्जत को बचाया, लेकिन आज तक तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम हमेशा मेरी मदद के लिए यहाँ कैसे आ जाते हो? क्या तुम मेरा इंतजार करते हो? यह सुनकर रेहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और मरियम से कहने लगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। है मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मरियम की माँ उससे कहने लगी, आजकल तुम बहुत देर से आ रही हो, खैरियत तो है? और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक है, क्या तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा हो गया है? यह सुनकर मरियम मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं माँ, लेकिन क्या पता बहुत जल्द हमारे हालात बदल जाए। रेहान का साथ पाकर वह जैसे ख्वाबों में जीने लगी थी और जिंदगी उसके लिए बहुत खूबसूरत हो गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसके लिए क्या मोड़ लेकर आने वाली है। एक दिन कारखाने से वापसी में जब एक पेड़ के नीचे खड़ा रेहान उसका इंतजार कर रहा था, वह रेहान से कहने लगी, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। यह सुनकर रेहान के चेहरे का रंग बदल गया था। फिर वह कहने लगा, मरियम, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिल सकता। रेहान की बात सुनकर मरियम के चेहरे पर उदासी छा गई थी और फिर वह उससे नाराज हो गई और खामोशी से अपने घर आ गई। उसकी आंखों की चमक मंद पड़ गई थी। अगले दिन जैसे ही वह कारखाने से वापस घर जाने लगी, जंगल की तारीकी में उसे रेहान खड़ा हुआ दिखाई ही न दिया और वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। बहुत तेज तेज कदमों से घर जा रही थी, क्योंकि रेहान जब उसके साथ होता तो उसे डर नहीं लगता था, लेकिन आज वह बहुत खौफ महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, मरियम रुक जाओ, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह उस वीरान सन्नाटे में उसकी आवाज सुनकर हैरान थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन रेहान उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। सिर्फ उसकी आवाज ही उसके कानों में गूंज रही थी। रेहान लगातार उसे आवाजें दे रहा था, मरियम रुक जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन वह कहां पर है? मरियम की नजरें उसे तलाश करने लगीं। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मरियम खौफ से उछल पड़ी। जैसे ही पलटकर देखा तो रेहान उसके सामने खड़ा था और उसे अपनी खूबसूरत मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। मरियम हैरान होकर कहने लगी, तुम कहां थे? मुझे दिखाई क्यों नहीं हुए? अचानक से तुम मेरे सामने कैसे आ गए? रात की तारीख में रेहान की सफेद आंखें चमक रही थीं और मरियम को आज पहली बार उससे डर लग रहा था। फिर वह अटक अटक कर उसे कहने लगी, तुम कौन हो? अचानक से मेरे सामने कैसे आए? अचानक ही मरियम की नजर उसके वजूद पर पड़ी थी, उसके पांव पर पड़ी जो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थे, और उसकी चमकदार आंखें जो आज बहुत खौफनाक लग रही थीं। मरियम उसे देखकर डर गई थी। रेहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा,
मैं तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बताना चाहता था। मेरी हकीकत जानकर तुम मेरी जिंदगी से दूर हो जाओगी। मरियम हैरान होकर कहने लगी, कैसी हकीकत? तो रेहान कहने लगा, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहोगी? तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं कहाँ रहता हूँ। आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। यही तेरी हकीकत है मरियम, कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नजाद हूँ, और एक जिन्नात तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है, और मैं तुम्हें अपना बनाकर इस दुनिया से तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। यह सुनकर मरियम खौफ से कांपने लगी। अचानक ही रेहान का चेहरा बदल गया था। वह इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नजात की तरह दिखाई दे रहा था। वह कांपते हुए कहने लगी, अगर तुम एक जिन्नजात हो तो तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, और तुम हर रात मेरे रास्ते में क्यों आते हो? रेहान यह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक जिन्नाती दुनिया के आलिम ने कहा था कि तुम्हें एक इंसान लड़की से मोहब्बत होगी जिसका नाम मरियम होगा, और वह लड़की बिल्कुल पाक होगी। यह सुनकर मरियम के कदम लरच गए, उसकी जबान गूंगी हो गई। उसके जहन में हजारों सवाल दौड़ने लगे। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मेरे साथ क्यों चलते हो? मरियम की आवाज कांप रही थी। रेहान ने संजीदगी से कहा, क्योंकि तुम पाक हो, मासूम हो, मजलूम हो, और अब तुम मेरी हो मरियम। मरियम की आंखों में आंसू भर गए। मैं किसी की चीज नहीं हूं, वह चीखी। रेहान ने नरमी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मरियम, और इस मोहब्बत की कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी, वह भी मुझसे निकाह करके। यह सुनकर मरियम के होश उड़ गए थे। वह वहां से भागने लगी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे जिन्नजाद रेहान उसका पीछा कर रहा है। वह घर चली आई थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। वह मरियम से कहने लगी, मरियम क्या हुआ? क्या आज फिर उन लोगों ने तुम्हारा पीछा किया? तो मरियम ने रोना शुरू कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रेहान एक जिन्नजाद है जो उससे निकाह करना चाहता है। दूसरे दिन काम पर जाते हुए वह घबरा रही थी, और छुट्टी के बाद वह उस रास्ते से नहीं गई जहां पर रोजाना रेहान उसका इंतजार कर रहा होता था। लेकिन जैसे ही वह दूसरे रास्ते से गुजरने लगी, अचानक ही वही लोग उसका पीछा करने लगे जो उस दिन उसके पीछे लग गए थे। वह तीनों के तीनों आवारा लड़के उसके पीछे भागने लगे। वह कई दिनों से मरियम का इंतजार कर रहे थे, और आज मरियम उनके हाथ लग गई थी। फिर खुद ब खुद मरियम के कदम उसी तरफ उठने लगे। वह जानती थी कि कोई है जो उसे बचा लेगा, जो उन आवारा लड़कों को अपने खौफ से इस कदर दहशत में मुब्तला कर देगा कि वह उसका पीछा छोड़ देंगे। मरियम के कदम उसी जंगल की तरफ उठ रहे थे। हर तरफ तारीकी थी। उस जंगल के घुप अंधेरे में मरियम भी एक पेड़ के पीछे छिप गई थी, लेकिन उन आवारा लड़कों के भागने की आवाजें उसके कानों में आ रही थीं। तभी उनके चीखने की आवाज सुनकर मरियम ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। वह जान गई थी कि जिन्नजाद रेहान आ गया है उसे बचाने के लिए। वह जानती थी कि वह एक जिन्नात है जो बहुत ताकतवर है, और एक जिन्नात मरियम से मोहब्बत करने लगा है जो उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि वह बिल्कुल मासूम है, पाकीज़ा है, सिर्फ और सिर्फ उस जिन्नजाद की मोहब्बत के लिए। उसी पेड़ के पीछे छिपी मरियम अब रेहान जिन्नात का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह उसके सामने नहीं आया। मरियम की आंखें उसे तलाश कर रही थीं, लेकिन वह न जाने कहाँ छिप गया था। तभी अचानक मरियम चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? रेहान जिन्नात की आवाज उसके कानों में आई, जब तक तुम निकाह के लिए राजी नहीं होगी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हो। हमारी मोहब्बत इस दुनिया में एक अनोखा रंग लेकर आएगी, एक जिन्नजाद और एक इंसानी लड़की की मोहब्बत। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? रेहान जिन्नजाद ने उससे पूछा। अब मरियम खामोश थी। थोड़ी देर बाद वह घर आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सामने उसकी माँ नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी, और उसके छोटे भाई बहन अपनी माँ से लिपटे रो रहे थे। मरियम अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वह फौरन ही उसे एक सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारी माँ को एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज कराना जरूरी है, वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। यह सुनते ही मरियम ने रोना शुरू कर दिया था, जबकि उसके छोटे भाई बहन घर में थे जो अपनी बड़ी बहन और माँ का इंतजार कर रहे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। दूसरे दिन मरियम कारखाने भी नहीं जा सकी थी। वह अपनी बीमार माँ को वापस घर ले आई थी, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन वह कारखाने गई और मालिक से कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी माँ बीमार है, मैं जल्द ही यह पैसे अपनी तनख्वाह में कटवा लूंगी। कारखाने के मालिक ने गुस्सा किया और कहने लगा, मैं किसी को भी एडवांस तनख्वाह नहीं देता, और वैसे भी तुम काम छोड़कर चली जाओ तो क्या भरोसा है। यह सुनकर मरियम ने रोना शुरू कर दिया था। माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। फिर उस रात उस सुनसान और वीरान रास्ते से गुजरते हुए कोई उसका इंतजार कर रहा था।
पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वही जिन्नजात जो हमेशा मरियम का इंतजार करता था, लेकिन आज मरियम के चेहरे पर परेशानी थी। तभी वह रेहान जिन्नजात उसके सामने आया और उससे कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं जानता हूं अगर तुम मेरी बात पर राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी इस दुनिया में बहुत ऐश से गुजरेगी, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे छोटे भाई बहनों और तुम्हारी माँ की भी। उसकी बात सुनकर मरियम खामोश थी, लेकिन वह एक जिन्नजात से कैसे निकाह कर सकती थी। लेकिन साथ ही वह इस बात पर भी परेशान थी कि उसे पैसों की जरूरत है और माँ का इलाज कराना जरूरी है। फिर वह जिन्नजात से कहने लगी, मैं तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। यह सुनकर वह खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया और मरियम से कहने लगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक जिन्नाती आमिल ने कहा था कि तुम्हारा एक लड़की से निकाह करना जरूरी है, वरना तुम्हारी सारी ताकतें जाया हो जाएंगी। इसलिए मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम हो जाएगी, फिर तुम दूसरे किसी इंसानी लड़के से शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें दौलत से मालामाल कर दूंगा। अपना सारा जिन्नाती खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी यह दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मरियम चुपचाप उससे बातें सुन रही थी। गरीबी ने उसके दिल से एक जिन्नजात का डर खत्म कर दिया था। हालात ने उसे यहां तक पहुंचा दिया था। शायद वह उस जिन्नजात की बात मानने पर मजबूर हो गई थी। अगले दिन लाल रंग का जोड़ा पहनकर वह उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां पर रेहान जिन्नात उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अपने छोटे भाई बहनों के लिए उसे एक अच्छी जिंदगी खरीदनी थी। तभी वह जिन्नजात मरियम को अपनी दुनिया में ले गया। उसकी दुनिया बहुत खौफनाक थी। वह एक पुराने खंडर नुमा घर में जा पहुंची थी जहां पर बहुत सारी घंटियां भी लगी थी और एक अजीब सी लाल आंधी आई। देखते ही देखते मरियम की आंखों के सामने से सारा मंजर बदल गया। अब वह एक बड़े शानदार महल में मौजूद थी जहां पर सारे ही जिन्नात थे। थोड़ी देर बाद रेहान और मरियम का निकाह हो गया। अब वह वापस अपनी दुनिया में लौट आई थी, लेकिन पलक झपकते में मरियम की जिंदगी बदल गई थी। उसने अपनी बीमार माँ का इलाज भी करवा लिया और छोटे भाई बहनों के लिए उसने खूबसूरत घर खरीद लिया। अब वह शहर में रहने लगी थी और उसने कारखाने में काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि रेहान जिन्नात ने उसकी जिंदगी अपने नाम कर ली थी और उसे दौलत से मालामाल कर दिया था। फिर एक दिन मरियम की माँ उससे कहने लगी, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अब तुम्हारी छोटी बहन इस काबिल हो गई है कि वह घर के मामलात संभाल सके। यह सुनकर मरियम घबरा गई और अपनी माँ से कहने लगी, नहीं नहीं माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मरियम की माँ उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर वह कहने लगी, आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? लेकिन मरियम कभी भी अपनी माँ को नहीं बता सकती थी कि अपने छोटे भाई बहनों और अपनी माँ की जिंदगी के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी सारी कुर्बानी, सारी खुशियाँ अपने घर वालों के नाम करके खुद एक जिन्नजात से निकाह कर लिया था। अब वह हर रात मरियम के पास आता और उससे ढेरों बातें करता। कभी कभार वह मरियम को अपनी दुनिया में ले जाता, लेकिन मरियम ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, बल्कि एक जिन्नजात के नाम पर उसने अपनी जिंदगी